Hello everyone, welcome to Concepts IPS. So last classes we already decided that I am going to complete M Lachmikant book. आपकी पॉलिटी की सीरीज मैं कंप्लीट करूँगा and we have already started the our first chapter, that is historical background. और historical background में two main subheadings है. One is the company rule, that is started from the regulating act of 1773 till the last charter act 1853. Okay, so कंपनी रूल ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर दिया था और इस क्लासेस में द क्राउन रूल वी विल स्टडी एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द 1858 till it goes to till our independence, like till we got independence 1947. तो आपसे लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप एम लक्ष्मीकांत बुक को अपने सामने खोल करके बैठें एंड आई विल एक्सप्लेन यू द ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए ईजी वे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लाइक द क्राउन रूल में सबसे पहले आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. सो लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोलते हैं. ओके, सो लेट्स सी कि इसका बैकग्राउंड में क्या हुआ था, लाइक व्हाई, लाइक व्हाट हैपेंड बिफोर 1858. ओके, सो देखिए सम अप कर देता हूँ आपको थोड़ा सा कि 1600 में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है एज ए ट्रेडर. ओके, और 1765 में it become the territorial power. How it become the territorial power? Like 170 years ट्रेड करने के बाद ब्रिटिश इंडिया लाइक वॉर वेज कर देती है अगेंस्ट मुग़ल एम्पायर. तो शाह आलम से इनको दीवानी राइट मिली थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को. एंड जब दीवानी राइट मिली थी तो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, पॉलिटिकल अफेयर में ज़्यादा इंटरप्रेशन हो गया था. लाइक सो दे आर गेनिंग द पॉलिटिकल पावर. सो पावर मिलने के बाद क्या हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से लेकर के 1773 में ये 8 साल में काफ़ी करप्शन होने लगे हैं. काफ़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं चल रही थी. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ग्रेजुअली कंट्रोल द कंपनी. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या लगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटिश में था, ओके, उनको क्या लगा कि कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो कंपनी पे थोड़ा लगाम कसा जाए. ओके, और भी एक था कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था जो लाइक काफ़ी राइट्स हुए थे हर जगह पे लोग लाइक एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सर्वेंट्स में और पीपल ऑफ इंडिया में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के जगह पे. तो ये चीज़ होने के बाद क्या किया, कंपनी रूल्स एंड हो गया, ख़त्म हो गया. सो व्हाई वाज दिस एक्ट पास? तो इमीडिएट रीज़न क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन फिर थोड़ा सा आप देख लें कि पुअर एडमिनिस्ट्रेशन था, करप्शन होने लगा था, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन रूलर्स एंड द इंडियंस. कंपनी के पास उतना एबिलिटी नहीं था कि इतना सच अ वास्ट कंट्री को गवर्न कर सके. ओके, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कंक्लूड किया कि ये प्राइवेट कंपनी शुड नो लॉन्गर गवर्न इंडिया. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी थे, ट्रेडर थे, वो इंडिया को गवर्न नहीं करेंगे. डेट इज़ वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज पास्ड. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का हम लोग देखेंगे क्या क्या फीचर्स है. ओके, सो सबसे पहले क्या होता है कि इट प्रोवाइडेड दैट was to be governed by and in the name of Her Majesty, and it changed the designation of Governor General of India of that Viceroy of India, and Lord Canning become the first Viceroy of India. Okay, so I'm not going to read each line by line, just मैं आपको explain कर दूंगा. मैं समझ रहा हूँ कि आप एम लक्ष्मीकांत बुक अपने सामने रख करके ये वीडियो लेक्चर को देख रहे होगे और मैं हर पॉइंट आपको ईजी तरीके से एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा. तो पहला पॉइंट क्या है कि
अब इंडिया जो है, इंडिया गवर्न होगा, ओके, इंडिया गवर्न होगा इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, क्वीन, क्वीन के नाम पे, क्वीन जो ब्रिटिश में क्वीन है उसके नाम पे इंडिया गवर्न होगा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया में डेजिग्नेट कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया गया था। आपको बताया होगा, आप बताइए 1773 में लाइक गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ओके। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो आप बताइए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? इसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गवर्नर जनरल, अब इस एक्ट में 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था एंड लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, it ended the system of double government by abolishing the board of control and the court of director। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल वही जो लंदन में बैठा करता था और पॉलिटिकल अफेयर को देखता था, और एक समय के बाद पूरा कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ओके, जो कि पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स दोनों देखता था। बट आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 धीरे धीरे लाइक उसका पॉलिटिकल पावर को ख़त्म करके कमर्शियल पावर तक सीमित कर दिया गया था। फिर आफ्टर सम टाइम कमर्शियल पावर को ख़त्म करके भी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया था। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे सारा मोनोपोली ख़त्म करके और इसको एट द एंड ऑफ आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसको सारा ख़त्म कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि इस 1858 में डबल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी हटा दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी, ओके। अब क्या किया, तो ये दोनों को हटा दिया था, तो इनका काम कौन करेगा? एटलीस्ट किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो क्या किया इस एक्ट के थ्रू, इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ओके। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पूरा ऑथोरिटी, पूरा कंट्रोल है रहेगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर रहेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसका होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ओके। सुनिए ध्यान से। तो ये जब बॉडी हटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हटा, तो एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। वो ऑफिस का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर दिया रहेगा, ऑथोरिटी दिया रहेगा कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। और जस्ट बिकॉज ही इज़ द ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास स्टेट अकाउंटेबल होगा। किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट, 50 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओके। तो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो एक बंदा है, तो ये एक बंदा तो अकेला काम तो नहीं कर सकता है। तो ये 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 मेंबर को काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। और ये काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करेंगे और एडवाइस करेंगे कि ये करिए ये नहीं करिए। बट अल्टीमेटली पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होगा, ओके। और ये चेयरमैन होता है, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो इंडिया के लिए वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गया, ओके, जो इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। दूसरा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये लंदन में बैठेगा, ओके। और ये लंदन में बैठेगा और ये 15 मेंबर हैं जो असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, असिस्ट करेंगे। ये भी लंदन में बैठेंगे, ओके। बट ये 50 मेंबर कौन होंगे? ये 50 मेंबर ये ऐसे लोगों को लिया जाएगा जो इंडिया में ऑलरेडी काम किए होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जो प्रैक्टिकल जानते होंगे कि इंडिया ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क करता है, इंडिया का लोगों का मानसिकता क्या है, सारा कुछ देखते हुए ये 50 मेंबर को चुना जाएगा। और ये 50 मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को
लाइक एडवाइस करेंगे और उसके बेसिस पे सेक्रेटरी ऑफ एडवाइस कुछ डिसीजन लेंगे, वाइसराय से अपना डिस्कस करेंगे और जो भी कुछ एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी अगर जो कंक्लूजन रहा, वो रिपोर्ट रहा, वो सबमिट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके, अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इन काउंसिल, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 मेंबर काउंसिल का एक कॉरपोरेट बॉडी को कंसिडर किया जाएगा, एक लीगल बॉडी है। तो ये लीगल बॉडी पे इसके अगेंस्ट केस चलाया जा सकता है और ये खुद केस किसी पे कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि कोई कंपनी है, ओके, कोई कंपनी ए है, अगर जो इसका पैसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल मेंबर लिए हैं तो ये केस फाइल कर सकता है इसके अगेंस्ट में। सेम एज इट इज़ ये भी कर सकता है। लेकिन जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कंपनी पे केस भी कर सकती है। आज के करेंट सिनारियो से जोड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कंपनी पे केस भी कर सकती है और कोई कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी केस कर सकती है, तो दोनों कोर्ट पे लायबल होंगे। ओके, सो यही कह रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को लीगल बॉडी माना गया है और कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ओके, सो दीज आर द 5 पॉइंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ओके, सो अब आते हैं 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सो देखेंगे व्हाई डिड दिस एक्ट कम। देखो बिफोर 1857 आप लोगों को पता होगा 1857 से ब्रिटिश रूल इंडिया विदाउट टेकिंग इंडियन इनटू कॉन्फिडेंस, दे मेड लॉ फॉर इंडियंस बट विदाउट इंडियंस। 1857 से पहले क्या होता था कि ब्रिटिश इंडिया में तो रूल कर रहे हैं लेकिन इंडिया के लोगों के लिए भी कानून ला रहे हैं, लेकिन उसमें इंडियंस कोई नहीं है। तो क्या होता है कि इसके वजह से ये ना बहुत सारे करप्शन होने लगे हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन लूफॉल होने लगे, फिर बहुत सारे लाइक सर्वेंट्स, कंपनी के सर्वेंट्स और लोगों में बना नहीं, जगह जगह में राइट्स होने लगे। हर प्रिंसली स्टेट और हर कॉर्नर से लोग लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहेवियर से एजिटेट होने लगे, तो उन्होंने रिवोल्ट किया और देन केम रिवोल्ट ऑफ 87। तो ब्रिटिश क्या रियलाइज़ किया, वी कैन नॉट रूल सच ए ह्यूज कंट्री विदाउट द कॉपरेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। तो जब तक लाइक इतना बड़ा कंट्री को मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। वी कैन नॉट रूल सच ह्यूज कंट्री विदाउट द कॉपरेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, सो दे चेंज देयर पॉलिसी इंस्टेड ऑफ रूलिंग विदाउट इंडियंस, दे स्टार्टेड रूलिंग with the limited participation of Indians। ओके, अब क्या मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटिश को रियलाइज़ हो गया था कि हम लोग इतना बड़ा कंट्री को सही तरीके से हम लोग विदाउट इंडियंस को इन्वॉल्व किए हम लोग रूल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन पॉलिसी लाया, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या करेंगे, जो इन्फ्लुएंस पीपल होंगे, जैसे कि कोई प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, प्रिंसली स्टेट ऑफ आगरा, प्रिंसली स्टेट ऑफ अलग अलग जगह का, और जहाँ पे ब्रिटिश लाइक गवर्नमेंट आपको रूल कर रही थी। ओके, तो वो सब तो जगह था ही, लेकिन इसके रिगार्डिंग ये सब प्रिंसली स्टेट के लोगों को इन्वॉल्व किया गया पार्टिसिपेशन में। ओके, ताकि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं और लोगों को थोड़ा सा मतलब कि लगे कि हाँ इंडियंस भी इन्वॉल्व हैं। ओके, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को लाया यहाँ पे, और इसका फीचर्स देखेंगे क्या है। देखो दोस्तों, आप एम लक्ष्मीकांत बुक्स को खोल करके बैठे होगे और पॉइंट्स को देख रहे होगे, और मेरा ऑडियो वीडियो लेक्चर जो है आप सुन रहे होंगे। ओके, सो डैट यू कैन गेट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। ओके, तो बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। सो दिस एक्ट मार्क द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ओके, तो क्या होता है कि वाइसरॉय was empowered to nominated सब इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। ओके, तो क्या होता है कि देखिए वाइसरॉय में
वाइसरॉय के काउंसिल में जैसे कि एग्जीक्यूटिव होते हैं और लेजिस्लेटिव होते हैं, कानून बनाते हैं, कानून इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोगों को, नॉन ऑफिशियल मेंबर को, नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन, जो इंडियंस हैं, ओके, इंडियंस हैं, इनको क्या करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतलब कि नॉमिनेट करते हैं, ओके। अब नॉमिनेट करते हैं मतलब कि ये सब ब्रिटिश के चमचे ही होंगे। जैसे कि क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग 1862 में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव को इन्होंने नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब कि सेंट्रल का, यहाँ पे प्रोविंशियल का बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके। तो ये नॉमिनेट करते हैं और ये लोग ब्रिटिश के ही चमचे होते हैं। तो लाइक तो लाइक लोगों को लगता है कि चलो एटलीस्ट किसी को तो नॉमिनेट किया, जस्ट फॉर सेक ऑफ पार्टिसिपेशन, कि हाँ चलो इंडियंस इन्वॉल्व होंगे, तो इन्होंने नॉमिनेट किया। नो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडियंस बिकम एसोसिएटेड विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो पहली बार 1861 के एक्ट में लाइक कुछ लोगों को, इंडियंस लोगों को नॉमिनेट किया गया था, ओके। और ये नॉमिनेशन देखा जाए तो वाइसरॉय के ही मर्जी से हो रहा था, मतलब कि जिसको उसको मन था उन्होंने नॉमिनेट किया। ऐसा कोई नहीं कि कोई पब्लिक बोले या कोई बॉडी बोले, ऑथेंटिक बॉडी, तो उसके अकॉर्डिंग नॉमिनेशन हुआ यहाँ, ऐसा कुछ नहीं था, ओके। लाइक बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्ट ऑफ रिस्टोर्ड रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ बॉम्बे, ओके, एंड द रिवर्स पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन डेट हैड स्टार्टेड, एग्जैक्टली सी। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास का क्या होता है, पहले आपको देखा होंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, और कि बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। और स्पेशली चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर को लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया था और वहाँ पे लाइक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दे दिया गया था। तो अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। और यहाँ पे लाइक कम ऑथोरिटी दिया, किसको दिया, द सेंट्रलाइजेशन हैड स्टार्टेड, द रेगुलेटिंग एट इतना स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर इतना, द पॉलिसी लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इवेंचुअली लेड अमॉन्ग द कंप्लीट इंटरनल ऑडिट प्रोविजन, ओके एग्जैक्टली। तो अब इन लोगों को पावर दिया, किनको, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को पावर दिया कि हाँ आप लेजिस्लेटिव पावर है आपके पास, आप अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंसी में आप लॉ बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का बिगनिंग हो गया, ओके। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट न्यूज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। तो यहाँ पे क्या किया गया कि अलग अलग प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। जैसे कि यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल पे था ही वाइसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें से लाइक लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट किए थे 3 लोगों को। अब क्या क्या प्रोविंशियल एरिया में भी लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, ओके। तो बंगाल में 1862 में बनाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 में बनाया गया, पंजाब में 1897 में बनाया गया, ओके, ताकि इसमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को लाया जा सके, ओके। पॉइंट क्लियर। नाउ पोर्टफोलियो सिस्टम, ओके। द वाइसरॉय, हाँ एग्जैक्टली, वाइसरॉय के पास, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, रीड करूँगा तो कन्फ्यूजन सा लगेगा, बोरिंग लगेगा थोड़ा, तो टू मेक द इंटरेस्टिंग क्लासेस जस्ट आप पॉइंट को रिफ़र कर लीजिएगा, बुक्स को देख लीजिएगा, और बस मैं समझा दे रहा हूँ कि पॉइंट वाइज पॉइंट है क्या एक्चुअली। तो हाँ एग्जैक्टली, वाइसरॉय को ऑथराइज था कि वो रूल्स बनाएं, ऑर्डर्स लाएं, जो ताकि गवर्नमेंट का बिजनेस को सही तरीके से चला सकें। अच्छा बताइएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है, सेम गवर्नर ऑफ स्टेट भी कर सकता है, दोनों का आर्टिकल्स क्या है आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी ऑथराइजेशन है टू मेक द रूल्स एंड ऑर्डर टू स्मूथ द ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। उसी तरह गवर्नर ऑफ स्टेट के पास भी है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स इससे कनेक्टेड है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइक ये एक्ट के थ्रू
पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। ओके, लॉर्ड कैनिंग पहले पोर्टफोलियो सिस्टम लाए थे फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1859 में, और ये एक्ट 1861 में ये पोर्टफोलियो सिस्टम को लीगली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि लाइक आज के करंट सिनारियो से देखा बता रहा हूँ, तो फाइनेंस मिनिस्टर कोई हैं तो वो सिर्फ फाइनेंस का अपना काम संभालेंगे, डिफेंस मिनिस्टर हैं तो वो डिफेंस का काम संभालेंगे। ओके, उसी तरह होम मिनिस्टर है तो वो होम्स अफेयर का काम संभालेंगे। तो सबका पोर्टफोलियो बना हुआ है। पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था, ऐसा कोई पोर्टफोलियो होता नहीं था, सारे मिनिस्टर मिल करके करते थे और इससे डिले भी होता था। तो अंडर दिस सिस्टम ईच मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल प्लेस इन द चार्ज ऑफ मोर एंड मोर डिपार्टमेंट। द मेंबर कैन इशू फाइनल ऑर्डर रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट अंडर चार्ज ऑफ बिहाफ ऑफ काउंसिल। तो जैसे जिसको फाइनेंस मिनिस्टर का काम मिला तो फाइनेंस संभालेगा, डिफेंस का काम मिला तो डिफेंस का संभालेगा, एजुकेशन का काम मिलेगा तो एजुकेशन संभालेगा। तो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट के थ्रू आया। ओके, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये एक्ट के अकॉर्डिंग वाइसरॉय के पास इस पावर था कि वाइसरॉय कैन इशू द ऑर्डिनेंस विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय के पास वाइसरॉय में के एग्जीक्यूटिव थे और लेजिस्लेटिव थे, तो वाइसरॉय किसी से परमिशन नहीं लेंगे ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। ही हैज़ द पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस मैंने कोई भी रूल लाना हो। ओके, और ये वैलिड रहेगा 6 महीने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा, इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस लाती है। बताइए कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए। गवर्नर भी लाती है उसी तरह स्टेट में, बताइएगा कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, प्लीज़ कमेंट। ओके, तो यहाँ पे वाइसरॉय के पास आपका ऑर्डिनेंस लाने का पावर था। ओके, और वो ऑर्डिनेंस का वैलिडेशन था 6 मंथ। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। वाई दिस एक्ट पास, व्हाट हैपेंड आफ्टर 1861? British had allowed some Indians to enter into the legislative council, but there was a problem. Indians could not ask questions. Indians could not discuss the budget. Indians were nominated only by the viceroy and the governor. The council had almost no real power. Meanwhile, new political force emerged. Indian National Congress. Exactly. अब क्या होता है कि आपने देखा था 1861 में सब इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया, बट प्रॉब्लम क्या था, इंडियंस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थी, इंडियंस बजट पे डिस्कस नहीं कर सकती थी, इंडियंस नॉमिनेटेड होती थी वाइसरॉय और गवर्नर जिसको चाहते थे उसको नॉमिनेट करते थे, लेकिन रियल पावर तो नहीं था इसमें पीपल्स के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन कांग्रेस इसको अपोज करने लगे और डिमांड क्या करने लगे, इंडियन कांग्रेस ऑलरेडी 1885 में बन गई थी, तो डिमांड करने लगे कि मोर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होगा, मोर पावर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सम फॉर्म ऑफ इलेक्शन, डिस्कशन ऑन टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। तो ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल द डिमांड्स बट दे मेड स्मॉल कंसेशन थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट इन 1892। ओके, तो सारा तो डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया ब्रिटिश, लेकिन कुछ कंसेशन इस एक्ट के थ्रू मिला। और ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 क्या है बताता है, सी इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या होता है कि एक्ट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द बोथ legislative council and provincial legislative council. However, the official member still remain in majority. तो क्या होता है इसमें कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके, दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑलरेडी आई टोल्ड यू जो इंडियंस है, ओके, जो लाइक छोटे मोटे लाइक हर प्रिंसली स्टेट से आते थे और इनको नॉमिनेट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता था, लास्ट टाइम तो 1861 में लाइक ब्रिटिश के लाइक वाइसरॉय और गवर्नर अपने अकॉर्डिंग नॉमिनेट करते थे, बट इसमें क्या हुआ, इसमें नॉमिनेट किया गया इंडियंस को, लेकिन किसके अकॉर्डिंग,
अच्छा ये देख लीजिए कि ऑफिशियल मेंबर क्या है। गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ऑफिशियल मेंबर उसको बोलते थे कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है ना, ये सिस्टम में। तो ये थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, पीपल हु आर नॉट गवर्नमेंट सर्विसेज, दे आर द इंडियंस लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट। ओके, सो मोर इंडियंस इंटर इनटू द काउंसिल बट द ब्रिटिश स्टिल कंट्रोल द मेजॉरिटी। तो ये था कि क्या था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर लोग आते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन था? पीपल हु आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, ये इंडियंस थे, लैंडलॉर्ड्स थे, बिजनेसमैन थे और एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है ना। और ये काउंसिल में इंटर किए, लेकिन ब्रिटिश अभी भी मेजॉरिटी में थे। ओके, नॉन ऑफिशियल में भी ब्रिटिश के लोग ज़्यादा थे। ओके, एज कम्पेयर टू इंडियन के। पहला पॉइंट। ओके, लाइक सेकंड पॉइंट क्या है? इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, अर्लियर काउंसिल हैड द नो रियल पावर, द एक्ट गिव देम टू इम्पोर्टेंस। अब क्या है, जो नॉमिनेशन हो रहा है, ओके, अच्छा नॉमिनेशन का तो मैं बता दिया। हाँ, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड काउंसिल हैड ऑलमोस्ट नो रियल पावर, दिस एक्ट गिव द टू इम्पोर्टेंस पावर। अब काउंसिल्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन को मतलब इंक्रीज कर दिया गया, और क्या दो इम्पोर्टेंट काम दिया गया? पावर टू डिस्कस द बजट। ओके, मेंबर्स के पावर्स, लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के पास, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो प्रोविंशियल में हो, उनके पास पावर था कि बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, डिस्कस कर सकते हैं, और लाइक वाई इज सो मनी मनी स्पेंड ऑन आर्मी, वाई इज सो लिटिल स्पेंड ऑन एजुकेशन, ठीक है ना। दे कुड नॉट वोट। ओके, लाइक दे कैन आस्क क्वेश्चन बट दे कैन नॉट वोट। ओके, राइट टू आस्क क्वेश्चंस, मेंबर कुड आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन भी पूछते थे, डिस्कशन भी करते थे, लेकिन वोटिंग पावर नहीं थी। ओके, so but there was limitation, prior notice that had to given, अच्छा no supplementary question were allowed, government could refuse to answer, so this was the limited power. Okay, so क्या था इस एक्ट में? सेकंड पॉइंट क्या था? लेट मी मेक यू क्लियर कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को और थोड़ा फंक्शन को इंक्रीज कर दिया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें क्या है, बजट पे वो लोग डिस्कशन कर सकते थे, बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते थे। ओके, बट दे कैन नॉट अलाउड टू वोट। ओके, लाइक थर्ड पॉइंट, नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन। ओके, बिगिनिंग टू द इनडायरेक्ट इलेक्शन, द एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम दैट लुक्ड इनटू द इलेक्शन बट लीगली इट वाज कॉल्ड नॉमिनेशन। यस, सी अब क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय अपॉइंटेड सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू लास्ट पॉइंट कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में नॉन ऑफिशियल मेंबर को वाइसरॉय अपॉइंट करती है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाइक रिकमेंडेशन पे। अब ऐसा नहीं कि वाइसरॉय खुद उठा और किसी को भी नॉमिनेट कर दिया, नहीं, वाइसरॉय उसी को नॉमिनेट करेगा जो रिकमेंडेड करेंगे। कौन? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उसी तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहाँ ये तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा था, यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर अपॉइंट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर को। किसके रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, सो इसको लाइक एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल्स किसको चूज़ किया? ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया। ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड कर रही है कोई पर्सन को, और उस पर्सन को वाइसरॉय या गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं। ओके, अब यही है लाइक इसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन यूज़ नहीं किया गया था अवॉइड करने के लिए, ताकि लोगों को मन में ना बैठे कि इंडिया में इलेक्शन है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। बट धीरे धीरे इलेक्शन, डेमोक्रेसी, ये सब का लाइक फीचर्स आ रहे थे। ओके, लाइक अब दिस वॉज द लास्ट
चार्टर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ओके, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड क्या क्या, मोर इंडियंस इनटू द गवर्नमेंट, रियल इलेक्शन होना चाहिए, मोर लेजिस्लेटिव पावर होना चाहिए, इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। एट द सेम टाइम क्या होता है कि 1905 में मैसिव प्रोटेस्ट होता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि 1905 में आपका लाइक मुस्लिम लीग बन जाता है, और इससे क्या होता है ब्रिटिश क्या करती है, और इस समय स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड होने लगता है, अलग अलग जगह में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश एजुकेटेड इंडिया को अपने फेवर में करते हैं और थोड़ा सा उनको काम डाउन करते हैं, कीप कंट्रोल ओवर इंडिया, डिवाइड्स हिंदू एंड मुस्लिम करते हैं, ठीक है ना। तो दे पास द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। देखो, लॉर्ड मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और मिंटो थे वाइसरॉय। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले थे जो कि लंदन में बैठते होंगे, ओके, और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय जो इंडिया में रह करके इंडिया का कमान संभालते होंगे, ओके, वाइसरॉय। तो ओहदे में ये बड़े थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते थे वाइसरॉय, ओके। तो अब देखिए कि ये 1900 ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते थे। क्यों बोलते थे अभी थोड़ा जानेंगे कि मॉर्ले थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ओके। अब देखिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या होता है, इट कंसिडर इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक एक्ट कंसिडर size of the legislative council at the both center and the provincial level. The number of legislative council increased itna, and the number of provincial legislative council also increased, but it was not uniform in every provinces. Okay, so more in this important, more discussion, more real power. Okay, official, just wait. यस, तो इसमें क्या किए थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका मेंबर को इंक्रीज कर दिए गए थे कि बोथ लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। द नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60, तो 16 से बढ़कर के 60 हो गए थे। नंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो इंक्रीज, बट इट वॉज नॉट यूनिफॉर्म इन एवरी प्रोविंस। तो अलग अलग प्रोविंस थे, लाइक बंगाल थे, बिहार था, उड़ीसा था, नॉर्थ वेस्टर्न था, पंजाब था। तो हर प्रोविंस में भी लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर को लाया गया था, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं था। कहीं 5 लाया गया होगा, तो कहीं 6 लाया होगा, कहीं 2 लाया होगा, कहीं कहीं 10 लाया होगा। तो इस अकॉर्डिंग से ओके। अब देखिए इम्पोर्टेंस किस लिए, मोर इंडियंस एंटर इनटू द काउंसिल, मोर डिस्कशन बिकम पॉसिबल, बट रियल पावर स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश, ओके। क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लोग जो अपॉइंट हो रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, तो कोई कुछ बोलता नहीं था, बिल कोई पास होता था तो उनका कोई ज़्यादा अपोज नहीं होता था। अब देखिए ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन इन द सेंटर, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउड इन प्रोविंस है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन एट द सेंटर, सेंटर में स्टिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर था, तो इसमें क्या है कि ऑफिशियल मेजोरिटी था, मतलब कि लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट्स ज़्यादा थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट्स ज़्यादा थे सेंट्रल लेवल पे, और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउड इन प्रोविंस में इंडियन लोग ज़्यादा थे, ओके। अब देखिए non-official allowed to become majority, but remember non-official does not mean anti-government. Many non-official member nominated by the British belonging to loyal group. तो मैंने क्या बोला था, non-official वो एंटी गवर्नमेंट नहीं थे, वो नॉमिनेटेड होते थे क्योंकि ब्रिटिश के चहीते थे, लॉयल थे, ये सब, ओके। सो लाइक नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ओके। Enlarge the deliberation function of legislative council. Act increase the power of member now ask supplementary questions, move resolution, discuss public, exactly. तो अब क्या होता है कि अब
अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिलीब्रेशन जा बढ़ गया। ओके, कैसे बढ़ गया कि ये सब अब बजट पे ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, पब्लिक मैटर्स पे बात कर सकते हैं। ओके, जबकि 1892 में क्या था, 1892 में क्या था, ओनली क्वेश्चंस कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लाइक वीटो पावर नहीं था, वोटिंग करने का पावर नहीं था, बजट को लाइक पब्लिक मैटर पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीज़ होने लगी थी। ओके, आफ्टर सम ऑफ टाइम। ओके, like after 1900 member could ask supplementary question, move resolution, participate in the longer debate, but they still not remove the government को remove करने का पास पावर नहीं था। ओके, लाइक नाउ कमिंग टू द आप समझा कि इसमें क्या हो गया था। थर्ड पॉइंट में क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों क्वेश्चन पूछ सकते थे, लाइक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे, फिर पावर था कि उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। ओके, बोथ एट द जस्ट वेट। अच्छा, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल मैं बोलूँ तो सेंट्रल पे भी और प्रोविंशियल पे भी, दोनों सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे ये चल रहा था। ओके, लाइक क्वेश्चन कर सकते थे, लाइक बजट पे क्वेश्चन कर सकते थे, और बजट पे आपका ये क्वेश्चन कर सकते थे, और वीटो पावर थी रिजोल्यूशन मूव करने के लिए, पब्लिक मैटर पे डिस्कस भी कर सकते थे। ओके, नाउ व्हाट कमिंग टू द पावर, एग्जैक्टली यस। Now, fourth point, association of the Indian with the Executive Council. First time, this is the very important. First time Indians were appointed. Okay, अब क्या होता था कि पहली बार इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1909 के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के अकॉर्डिंग पहली बार, आपको मैंने बताया था कि वाइसरॉय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे। ओके, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार, फर्स्ट टाइम, लाइक इंडियंस वर अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वो इंडियंस कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव में तो होता ही था। अब देखिए प्रोविंस में यहाँ पे फिलहाल अभी यहाँ पे लेजिस्लेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे वाइसरॉय में एग्जीक्यूटिव थे और लेजिस्लेटिव थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला जो पर्सन पहुँचने वाला था वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इससे पहले कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस मेंबर हुआ ही नहीं करते थे। ओके, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो प्रोविंशियल लेवल पे और स्टेट लाइक वो सेंट्रल लेवल पे लोग आ ही रहे थे नॉमिनेट होकर के। सो ही बिकम द फर्स्ट पर्सन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। तो इनको लॉ मेंबर, लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। ओके, अब नाउ लिसन वाई दिस इंपॉर्टेंट। अर्लियर इंडियन कुड सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा मैं बताया था कि इंडियन ओनली लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। नाउ एज इंडियन इंटर इनटू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वेयर द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट। ओके, सो लाइक नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट। तो अब क्या होता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब क्या किया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, कि एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया गया था। अब क्या होता है कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेगा। ओके, और ये पूरा डिवाइड एंड रूल था, डिवाइड करो, हिंदू मुस्लिम में बांटो और राज करो। तो ये सिस्टम लाया गया था 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर से देखें, सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 800 हिंदू वोटर हैं और 200 मुस्लिम वोटर हैं। तो अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता था, ओनली 200 मुस्लिम वोटर्स कुड इलेक्ट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। ओके, हिंदू वोट हैड नो वोट इन दैट इलेक्शन, और हिंदू अपने
अपने कैंडिडेट्स के लिए करेंगे, ठीक है ना। दिस पॉलिसी वॉज डिवाइड एंड रूल एंड दे वांटेड हिंदू एंड मुस्लिम टू वोट सेपरेटली एंड थिंक पॉलिटिकली सेपरेट कम्युनिटी। तो ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में समझे कि ये पॉलिटिकली अलग है और इन और कम्युनिटी भी सेपरेट है ये लोगों का। दे वांटेड हिंदू एंड मुस्लिम टू वोट सेपरेटली एंड थिंक पॉलिटिकली एज ए सेपरेट कम्युनिटी। पॉलिटिकली इन लोग का डिमांड अलग है, हिंदू का कुछ डिमांड अलग है और मुस्लिम का अलग है। मतलब ऐसे बांट दिए कि मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम साथ में रह ही नहीं सकते हैं। और एट द एंड जानते हैं ना क्या हुआ 1947 में, देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। खैर वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस क्या था? पॉलिटिक्स बिकम द बेस्ड ऑन रिलीजन, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल डिवीजन इंक्रीज, कम्युनल पॉलिटिक्स रिसीव्ड लीगल रिकॉग्निशन। ओके, देयरफॉर द एक्ट इज सेड लीगलाइज कम्युनलिज्म। तो ये लीगल कर दिया गया कम्युनलिज्म को, मतलब कि हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, आगे सिख को अलग, ओके, पारसी को अलग। तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड लॉर्ड मिंटो। ओके, लॉर्ड मिंटो कौन थे? वाइसरॉय थे। ओके, नाउ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्पेशल इंटरेस्ट। ओके, अब देखो क्या होता है, प्रेसिडेंट कॉपरेशन कौन है? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे मद्रास, ये सब में क्या था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होने लगे। मतलब कि इस लेवल पे भी यहाँ पे बांटने का कोशिश किया कि मतलब बंगाल को अलग, बंगाल प्रेसिडेंसी भी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देंगे। मतलब कि बॉम्बे के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, मद्रास के लिए अलग होगा। उसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार्स। तो मतलब कि दिस ग्रुप गॉट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल। ओके, तो इस यहाँ पे भी इन्होंने मतलब अलग अलग सेक्शन में बांट दिया ताकि लोग का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो। ओके, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ओके, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। मॉन्टेगू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड आपका वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ओके, तो क्या होता है कि दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1990 एंड रिफॉर्म इन ऑपरेशन 1921। तो ये 1919 में पास हुआ था, लेकिन ये ऑपरेशन में 1921 में आया। ओके, तो इसमें देखेंगे इम्पॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है। बैकग्राउंड क्या होता है कि अगस्त 28 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट इट ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, मतलब कि धीरे धीरे, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाएंगे। ओके, और क्या था कि दे वर सेइंग वी विल ग्रेजुअली इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन एंड मूव टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, इंडियन पार्टिसिपेशन को धीरे धीरे और लाएंगे और हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तरफ मतलब एक बढ़ेंगे, अकाउंटेबल होंगे लोगों के प्रति। ओके, तो अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट क्या है? It relaxes the central control over the provincials by demarcating and separating the central and the provincial subjects. अब क्या होता है? The central and the provincial legislature authorized to make the law on their respective state. However, the structure of the country centralized and unitary. तो इसमें क्या किया? जो सेंट्रल अथॉरिटी थे, लाइक वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या करता था? सेंट्रल अथॉरिटी था। ये क्या किए? रिलैक्सेशन दिए प्रोविंसेस में, कि मतलब कि लाइक दे आर डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि रिलैक्सेशन दिए कि सेंट्रल का सब्जेक्ट्स अलग होगा, प्रोविंशियल का सब्जेक्ट्स अलग होगा। सेंट्रल का सब्जेक्ट में सेंटर अपना बनाएगी, प्रोविंशियल का सब्जेक्ट में अपना गवर्नर अपना बनाएंगे जो भी। ओके, और सेंट्रल में वाइसरॉय अपना देखेंगे।
और सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अथराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, अलग अपने अपने सब्जेक्ट पे वो लोग लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो और द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। तो स्ट्रक्चर यूनिटरी होगा, मतलब कि कहने का मतलब कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और भी अलग अलग प्रोविंस, जो प्रोविंसेस है, प्रिंसली स्टेट प्रोविंसेस है, तो वो लोग, ये लोग अलग अलग लॉ लाएंगे। ओके, अलग अलग अपने सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे। लेकिन स्टेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना अपना बनाएगा, बट एट द एंड क्या होगा कि सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी रहेगा, मतलब कि मेन पावर वाइसराय का ही चलेगा। मतलब ओके, दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स पे बनाएंगे लॉ, लेकिन मेन पावर वाइसराय को ही होगा कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ओके, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर administered by the governor with the head and minister responsible to the legislative council. The reserved subjects, on the other hand, were administered by the governor and his council without being responsible to the legislative council. This dual scheme of the governance was known as diarchy, and the term derived from the Greek word. Okay, see, listen. तो इसमें क्या होता है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मतलब कि जैसे कि दो में बांट दिए गए थे, सेंट्रल और प्रोविंसेस में। ओके, अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में 2 पार्ट आता है, एक ट्रांसफर्ड एक रिजर्व। ओके, अब ट्रांसफर्ड में क्या होता है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में ऐसे ऐसी चीज़ डाल देते हैं जो लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, पब्लिक हेल्थ ये, जिससे मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं था। रिजर्व में डाल देते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, पुलिस, जस्टिस, ओके, लॉ एंड ऑर्डर। ओके, तो अब क्या होता है कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो भी गवर्नर बनाएगा लॉ, ओके, वो मिनिस्टर के ऐड पे, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर जो एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ बना रहा है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल रहेगा। लेजिस्लेचर कैन आस्क कि सर आपने ये लॉ क्यों बनाया है। ओके, एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आज के डेट में, और बाकी लोकसभा के मेंबर लेजिस्लेटिव है। तो ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये लॉ क्यों लाया, तो ये जवाब दे सकते हैं, ये इन पे अकाउंटेबल हैं। ओके, ये बताएंगे कि हाँ मैं लॉ लाया हूँ, पास होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, तो अकाउंटेबल हैं। लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में तो अकाउंटेबल रहते हैं, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर और उसके काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, अकाउंटेबल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर जो रिजर्व सब्जेक्ट में अगर जो कोई लॉ लाया जाएगा तो गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई जवाबदेही नहीं होंगे लेजिस्लेचर का। ओके, लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट में होंगे। ओके, अब क्या होता है, ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस डायरकी एंड डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। अच्छा, तो इसको बोलते हैं डायरकी, कि दो प्रोविंशियल स्टेट में 2 सब्जेक्ट लाए थे अपना, ट्रांसफ़र और सब्जेक्ट, तो इसी को डायरकी बोला गया और इसका एक्सपेरिमेंट बहुत ख़राब था। ओके, अब देखिए, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे पहली बार आया। बाई कैमरलिज्म क्या बोलेंगे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्लेस्ड बाय द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसमें एक अपर हाउस आ गया, एक लोअर हाउस आ गया। ओके, द मेजोरिटी ऑफ मेंबर बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो अब जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ गया अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, इट एक्वायर्ड दैट 3 of 6 member वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वर टू बी इंडियन। अब बता रहा है कि 6 मेंबर में वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर होगा। ओके, 6 मेंबर में 3 इंडियन होंगे। ओके, कम से कम 3 इंडियन होंगे, तो 3 सपोज कि ब्रिटिशर्स के लोग होंगे, और इसमें से कमांडर इन चीफ
जो होगा वो इंडियंस नहीं होगा। ओके, ये बता रहा है कि वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर होंगे, 6 में 3 इंडियन होंगे, 3 ब्रिटिशर्स होंगे। ब्रिटिश जो इंडिया में काम करते हैं वो ब्रिटिश के ही लोग होंगे, लेकिन जो कमांडर इन चीफ होगा वो इंडियन नहीं होगा। ओके, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग। अब देखिए, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अब और भी सिख्स को दे दिया, सिख कम्युनिटी को दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया गया, एंग्लो इंडियन को दे दिया गया, यूरोपियन को दे दिया गया। ओके, अब देखिए थर्ड 6 पॉइंट, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। लिमिटेड लोगों को वोटिंग करने का पावर मिला गया था, उसमें से जिसके पास प्रॉपर्टी था, जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड थे, जो टैक्स पे करते थे इसके बेसिस पे। ओके, और यहाँ पे आपको बोल ही दिया था कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव था सिख कम्युनिटी को दे दिया गया था, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को एंड यूरोपियंस को बढ़ा दिया गया था। ओके, इसमें लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। ओके, अब देखिए, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर ऑफ इंडियन इन लंडन एंड ट्रांसफर हिम सम ऑफ द फंक्शन हिथरटू परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, एग्जैक्टली। अब क्या होता है, जो आपको बताया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया में। ओके, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था लंदन में। ओके, जो वाइसरॉय को डायरेक्शन देती थी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। अब क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया ऑफिस बनाया जाता है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये भी लंदन में ही होता है, और कुछ फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब कि इसके साथ और भी 15 मेंबर थे ना। हाँ, तो जो भी ये लोग का वर्क होगा, कुछ वर्क हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, now coming to the 8 point, it provided the establishment of public service commission। पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया, लाइक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी बोलते हैं, लाइक सेंट्रल लेवल पे, ये 1926 में लाया गया था। ओके, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ओके, it separated for the first time provincial budget and the central budget and authorized the provincial legislature or enact on the budget। अच्छा, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में फर्स्ट टाइम, देखिए सेंट्रल में तो बजट आता ही था, अब यहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट में भी बजट को लाया गया। ओके, फाइनल। ओके, सी नॉट 10 पॉइंट, इट प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी कमीशन इन इंक्वायर रिपोर्ट इन द वर्किंग ऑफ 10। हाँ, अब क्या हुआ, ये 1919 का एक्ट जो है, इसको ये कैसे वर्क की है, ये 10 साल बाद एक्सेस किया जाएगा। मतलब 10 साल बाद इसको जज किया जाएगा, इस पे रिपोर्ट बनाया जाएगा, और ये क्या करेगा, और इसके लिए स्टेटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। तो और इसका जो निचोड़ निकलती है फाइनली, आप मतलब कि फाइनली क्या ये पॉइंट बताना चाहता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट एंड वर्किंग। कैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 कैसे काम किया, इसको 10 साल बाद एक्सेस करेंगे और इसका रिपोर्ट बना करके सबमिट करेंगे। बट क्या होता है कि 10 साल के बाद तो ये 1919 का एक्ट है, तो 1929 में लाना पड़ेगा। ओके, और देखा जाएगा कि ये एक्ट 10 साल में कैसे वर्क किया है, क्या क्या इसमें कमी है, क्या क्या अच्छाई है, सारा कुछ एक्सेस किया जाएगा। ओके, और इसको एक्सेस करने के बाद रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। फाइनली ये एक्ट 1929 में आना चाहिए, बट साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया। ओके,
In November 1927, the British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of John Simons to report the condition of India under its new constitution. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 आया था, तो उसको 10 साल बाद एक्सेस करना था, 10 साल बाद उसको समझ करके रिपोर्ट जमा करना था। लेकिन जो कमीशन आया, साइमन कमीशन, वो नवंबर 1927 में ही आ गया। ओके, 2 साल पहले ही, अहेड ऑफ 1929। ओके, ऑल मेंबर ऑफ कमीशन, ये जो साइमन कमीशन का जितने भी मेंबर थे ब्रिटिश थे, और इसके वजह से ऑल पार्टीज, इंडिया के सारे पार्टी, दिग्गज पार्टी लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी अदर पार्टीज थे, इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिए। फिर भी ये रिपोर्ट 1930 में सबमिट किया गया। ओके, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रिकमेंडेड, और ये कमीशन क्या बोला, एक्सेस करके, जबकि इंडियंस के लोग, इंडियंस के पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोग और भी अदर लाइक पार्टीज़ के मेंबर, मतलब पार्टी थे इंडिया में, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन के लोग थे, सारे कोई इस लाइक साइमन कमीशन को अपोज किया गया, क्योंकि ये 7 मेंबर की कमेटी बैठी थी और इसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन थे ही नहीं। अरे भाई, इंडिया के लिए लॉ ला रहे हो तो इंडियन मेंबर को तुम इंक्लूड करोगे ना, तुम तो कर ही नहीं रहे हो। तो इससे क्या होता है कि इसको सारे पार्टी बॉयकॉट कर दिए। अब रिपोर्ट 1930 में सबमिट किया गया और 1930 में रिपोर्ट सबमिट किया गया। तो इसमें रिपोर्ट में बहुत सारी बात कही थी कि एवोल्यूशन ऑफ डायरकी करेंगे, डायरकी को ख़त्म करेंगे, जो सब्जेक्ट था ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट था, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे प्रोविंसेस में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के मतलब कि एक फेडरेशन लाएंगे। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, जो देखिए ब्रिटिश और भी तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो अब क्या होता है कि ये सब 4 पॉइंट बोले गए। ओके, लाइक कि डायरकी को ख़त्म करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे स्टेट लेवल पे, और फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया जहाँ जहाँ राज कर रही है और प्रिंसली स्टेट को मिलाएंगे। ओके, और कॉमनल इलेक्टोरेट को और भी कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि मुस्लिम को वोट दे रहा था, हिंदू को, सिख को, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, सबका अलग अलग, और मतलब कि ये सेपरेट इलेक्शन और आगे बढ़ेगा ही, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो इसको जज करने के लिए मतलब ये रिपोर्ट लेकर आया, और इस पे मतलब कि वर्क करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ओके, टू कंसिडर द proposal of the commission, the British government convened 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के लोग यहाँ पे थे, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया, डिस्कशन किया गया था, और इसके बेसिस पे वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया गया था। ओके, और ये वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट prepared and submitted to the joint select committee of the British Parliament. ओके, अब इसका जो सारा कुछ है निचोड़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जो इसमें बोला गया, लाइक साइमन कमीशन में जो ये सब पॉइंट बोला गया, और फिर राउंड टेबल में डिस्कशन हुआ, फिर वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक प्रिपेयर्ड हुआ, फिर उसको सबमिट किया गया जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को, फिर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, नहीं पता आपस में क्या क्या किए, और इसका निचोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में बना। ओके, अब देखते हैं इसका निचोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है, मतलब ये जो सारे कुछ कमीशन का रिपोर्ट था। ओके, अच्छा, इससे पहले देख लेते कम्युनल अवार्ड 1932 में। इसमें क्या होता है कि रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये क्या करते थे, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को भी आगे बढ़ावा देना चाह रहे थे। तो ये क्या कहते थे कि
कि मुस्लिम को तो मिल गया अपना, सिख को मिल गया, इंडियन क्रिश्चियन को मिल गया, एंग्लो इंडियन को मिल गया, यूरोपियन को मिल गया, अब इसको डिप्रेस क्लास को भी देना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, इनको भी अब लाइक इनको भी सीट देना चाहिए, इनको भी अपना मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना चाहिए। ओके, तो अब क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे ये हिंदू को बांट रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, गांधी जी अपोज करते हैं। गांधी जी वॉज distress over this extension of the principle of communal representation to depressed class and undertook fast into death into Yerwada jail to get award modify। तो इसमें क्या होता है, जब गांधी जी को पता चला तो ये मतलब कि ये तो हिंदू को भी बांटना चाहता है, डिप्रेस्ड क्लास को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देने का क्या ज़रूरत है, तो करके इन्होंने मतलब कि ये उस समय येरवड़ा जेल में थे पुणे में, इन्होंने हंगर स्ट्राइक रख दिया कि अब तो मैं खाऊंगा ही नहीं, अब तो मतलब कि जान जाए लेकिन खाना पेट में ना जाए। ओके, सो देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास। और इससे क्या होता है, तो लोग समझाया, BR अम्बेडकर को जी को समझाया और गांधी जी को बताया गया, बोला गया कि BR अम्बेडकर जी को बोला गया कि मतलब कि और BR अम्बेडकर जी खुद जानते थे कि ब्रिटिश से किसी के सगे नहीं है। तो एट द एंड द कंक्लूजन इसका पूर्ण पैक्ट हुआ कि हिंदू का ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा और सम सीट रिजर्व सीट गिवन टू द डिप्रेस्ड क्लास। ओके, तो फाइनली क्या होता है कि हिंदू को तोड़ने का तो फिराक में थे, बट गांधी जी ने रोक दिया और कुछ सीटेड SC ST कम्युनिटी के लोगों को दिया गया। और इससे क्या हुआ कि पूना पैक्ट ये साइन हुआ और इससे हिंदू एज ए ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही रहा। ओके, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और बहुत ही बड़ा है। और आज का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही है। ओके, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टेंस ऑफ प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट यूनिट। तो इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने का बात कर रहा है, ठीक है ना, कि कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट को, जैसे कि जितने भी ब्रिटिश के प्रोविंसेस है प्रिंसली स्टेट को मिला करके एज ए यूनिट कर दिया जाए, मतलब कि मिला दिया जाए। और क्या किया था, क्या है, डिवाइड पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द यूनिट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लिस्ट दिया कि आप 59 आइटम पे आप काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स पे आप अपना लॉ कुछ भी करना है कर सकते हैं। प्रोविंशियल पे को बोला कि 54 आइटम पे आप 54 सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। उसी तरह से कंकरेंट लिस्ट था 36 पे, लाइक जिसमें लाइक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके अपना डिसीजन लेगी। और रेसिडरी पावर वाज गिवन टू द वाइसरॉय। रेसिडरी पावर मतलब कि जैसे कि कोई केस लाइक फॉरेस्ट एक सब्जेक्ट है कि फॉरेस्ट कितने होने चाहिए देश में, लाइक ऐसे तो 33% बोला गया था, कोई भी देश का एरिया का 1/3 फॉरेस्ट होना चाहिए। ओके, तो लाइक अब इस पे सेंट्रल और स्टेट सपोज कि दोनों डिबेट कर रहे हैं, स्टेट कुछ और बोल रहा है, सेंटर कुछ और बोल रहा है, लेकिन एट द एंड सेंट्रल का ही पावर वैलिड होगा। ओके, द फेडरेशन नेवर कम इनटू द प्रिंसली स्टेट बिकॉज डिड नॉट ज्वाइन। तो ये फेडरेशन कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी ज्वाइन ही नहीं किया, और करना भी क्यों चाहेंगे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट तो अपना अलग ही मज़े कर रहे थे, कोई हैदराबाद में, कोई जम्मू में, कोई वहाँ कोई वहाँ। ओके, क्योंकि ये राजे रजवाड़े अपना अब ये देश मानते ही नहीं थे एक्चुअली इंडिया को। ये चाहते थे कि मेरा जो है एरिया मैं उसी पे राज करूं और ब्रिटिश को अपना कमीशन दे ही रहा हूं, तो क्या ही मतलब है देश से। तो ये लोग चाहते ही नहीं थे कि मैंने इंडिया बने, ये लोग चाहते थे कि नहीं जो मेरा राज है उसी, जो मेरा स्टेट है उसी पे मैं राज करूं। ओके, अब देखिए, इट एबोलिश द डायरकी इन द प्रोविंशियल इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। ओके, तो अब क्या होता है कि डायरकी को हटा दिया गया। ओके, लाइक जस्ट वेट,
इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया, एग्जैक्टली ये तो हो गया। इट एबलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड द इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी and replace the provincial as a autonomous unit administration defined moreover, yeah, exactly, exactly। अब क्या होता है कि ये डायरकी को ख़त्म कर दिया गया, ओके। अब क्या गया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया गया। अब कहा गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा गया, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप ऑटोनोमस हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने डिफाइन स्पेयर में, ओके। अब क्या होता है कि गवर्नर गवर्नर यहाँ पे गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट एंड एडवाइज ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे क्या होता है कि गवर्नर जो है वो उसके काउंसिल एक्ट करेंगे, मतलब लेजिस्लेटिव के कहने पे, ओके, रिस्पॉन्सिबल होंगे कुछ भी करने से पहले। और प्रोविंशियल वर अलाउड टू एक्ट ऑटोनोमस एज ए यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर। अपने स्फीयर में ये ऑटोनोमस है कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और अपना डिसीजन लेने के लिए, ओके। और ये केम इन टू इफेक्ट 1937 एंड डिसकंटिन्यू 1939। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस रूल आया था और कांग्रेस अपने अपने जगह पे रूल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को बिना कहे इन्वॉल्वमेंट कर लेती है वर्ल्ड वार 2 में, तो इससे कांग्रेस के और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये जो भी 2 साल से 2.5 साल लोग जो भी रहे थे, तो इसमें अच्छा रूल किए थे यहाँ पे कांग्रेस के लोगों, और इसीलिए ये 1937 में आया था और 1939 में ये हो गया, ओके, हट गया। इट प्रोवाइडेड द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब बोला गया कि प्रोविंशियल में तो डायरकी को ख़त्म कर दिए, अब सेंट्रल में लाते हैं और फेडरल सब्जेक्ट को रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे, बट ये कभी आया ही नहीं, ओके। इट इंट्रोड्यूस द बाईकैमरलिज्म आउट ऑफ 11 ओके। तो 6 जगह बाईकैमरलिज्म लाया गया, जैसे सेंट्रल में बताया था ना कि लोकसभा राज्यसभा, तो उसी तरह बंगाल में भी बाईकैमरलिज्म, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी, बिहार में भी, असम में भी, और यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब आज का यूपी 2-4, ओके, शायद। लेजिस्लेटिव कंसिस्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेनी रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम। मतलब कि कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, मतलब कि लॉ कैसे बनाना है, कैसे चलना है, ओके। और तो 6 प्रोविंसेस में 11 प्रोविंसेस में 6 को मतलब बाईकैमरलिज्म का अलाउ किया, ओके। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव बाय प्रोवाइडिंग, हाँ देखिए, अब यार साइमन कमीशन आया, रिपोर्ट जमा किया, पूना पैक्ट हुआ, सारा कुछ हो गया, फिर यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास लाने की क्या ज़रूरत था। इन्होंने यहाँ पे बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को भी दी जाएगी, वुमेन को भी दी जाएगी, लेबर को भी दी जाएगी। यार मतलब कि कुछ भी हद है, मतलब आप ऑलरेडी साइमन कमीशन में बात हो चुका था, उसके जो भी रिपोर्ट्स आए थे उसके बेसिस पे पूना पैक्ट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लास्ट एट द एंड पूना पैक्ट हुआ। उसमें जब बात हो गई थी कि हिंदू का ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा, तो एंड देयर विल बी सम सीट गिवन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, इन वाई द हिल दे आर टॉकिंग इन दिस अबाउट डिप्रेस्ड क्लास। तो हिंदू कम्युनिटी को और भी तोड़ रहे थे, हिंदू क्या पूरे देश को तोड़ना चाह रहे थे ब्रिटिश। तो फाइनली क्या होता है कि इट एक्सटेंडेड लाया गया, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, ओके। फाइनली इट एबलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड प्रोवाइडेड ए टीम ऑफ एडवाइजरी। अब क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो 15 मेंबर था उसको ख़त्म कर दिया गया था बाय द जो बना था 1858 में, एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद ए टीम एडवाइजरी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम ऑफ एडवाइजरी दिया गया ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद
करे। तो ये काउंसिल ऑफ इंडिया के 50 मेंबर को हटा दिया गया। इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। तो इंडिया के 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिला इस एक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब क्या होता है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड, देश का इकोनॉमिक से रिलेटेड है, आरबीआई देखेगा, क्योंकि आरबीआई को लाया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और देश का जो भी इकोनॉमिक को संभालेंगे। ओके, 9th पॉइंट, इट प्रोवाइड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 और मोर। ओके, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग देख रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज का यूपीएससी बोल सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो और देख ही रहे हो कि लोग कितना लगे हुए हैं। सो मेक श्योर यू मस्ट बिकम व्हाट यू वांटेड टू बिकम। ओके, और फिर प्रोविंशियल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड, एमपी, तो तो उसको प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि झारखंड और बिहार को एक कमीशन कर दिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक कर दिए, तो ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट मिल करके अपना कर सकते हैं। ओके, इट प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेट अप इन 1937। तो बोल सकते हैं फेडरल कोर्ट काइंड ऑफ आज के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो 1950 में बने थे, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ फेडरल कोर्ट का भी। तो फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ख़त्म हो गया इस पर। अब कमिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, क्लासेस बड़ा हो गया क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। आई विल मेक श्योर कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम क्लासेस हाफ एन आवर का रहे या 45 मिनट्स का रहे। ओके, सो कमिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935। तो 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 1948। तो अब क्या होता है कि 28 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया में अब रूल नहीं करूँगा, अब इंडिया को आज़ाद कर दूंगा जून 30 1948 में, और सारा पावर ट्रांसफ़र कर दूंगा ओके इंडियंस के हैंड में। तो इससे क्या होता है, मुस्लिम लोग को एजिटेशन होने लगता है कि, और वो लोग अपना कंट्री मांगते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग कंट्री किया जाए। ऑन June 3, 1947 British government made it clear that constitution framed by the Constitution Assembly could not apply to those part of the country which were unwilling to accept it. Okay, तो अब क्या होता है कि जून 3 में 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियरली बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी ओके could not apply to those part of country which are unwilling to accept it। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सपोज कोई प्रिंसली स्टेट चाहेगा कि हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो नहीं कर सकती है। ओके, ऑन द सेम डेट लॉर्ड माउंटेन वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉरवर्ड पार्टीशन प्लान कॉल्ड माउंटबेटन प्लान। उसी दिन 3 जून को 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के होते हैं वो क्या बोलते हैं कि पार्टीशन प्लान लाते हैं, और ये दोनों एक्सेप्ट किया गया है, कांग्रेस के भी लोग और मुस्लिम लीग के लोग। और क्यों ना करते भाई, इतना राइट्स हो रहा था, ये हो गया, और बहुत सारे उस समय का सिचुएशन कुछ और था। शायद हमारे लीडर बहुत कोशिश किए होंगे कि देश का पार्टीशन ना हो, लेकिन खैर मुस्लिम लीग को अपना कंट्री चाहिए था कम्युनिटी के बेसिस पे, और इतना रेप हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, जगह जगह पे मौत हो रही थी, मारे जा रहे थे, तो इस वजह से आपका पार्टीशन एट द एंड हो ही गया। एंड इमीडिएट इफेक्ट वाज प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये लॉर्ड माउंटेन बोले
लाएं प्लान कि पार्टीशन होगा, और उस पार्टीशन को माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। तो इस एक्ट का क्या फीचर्स है देखेंगे वन बाय वन। ओके, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज ए इंडिपेंडेंस एंड द सॉवरेन स्टेट फ्रॉम द अगस्त 15 1947। तो ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया और इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है। कब से? अगस्त 15 1947 से। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो अब क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस इंडिया और पाकिस्तान को मतलब कि पार्टीशन कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और उन लोगों को राइट दिया जाता है कि आप ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ से भी आप हट सकते हैं चाहे तो। ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ बोले तो कि ब्रिटिश जो जिस कंट्री पे राज किया है उसके लिए कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गेम्स कराती है, जो और भी कुछ कराती है, तो उसमें लोग पार्टिसिपेट होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि चाहे तो जो इंडियन डोमिनियन स्टेट हैं और जो भी पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट हैं वो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। इट्स अप टू देम। ओके, it abolished the office of viceroy and provided for each dominant governor general who was appointed to the British king on the advice of the dominant cabinet। अब क्या होता है कि वाइसरॉय को ऑफिस को ख़त्म कर दिया जाता है। ओके, नल एंड वाइड। और क्या बोलते हैं कि जो पाकिस्तान हो या इंडिया के डोमिनियन को डोमिनियन इंडियन के डोमिनियन जो भी हैं अपॉइंट करते हैं, किसको करते हैं? ब्रिटिश किंग अपॉइंट करती है गवर्नर जनरल। किसके लिए? इंडिया के डोमिनियन के लिए और ब्रिटिश के डोमिनियन के लिए। किसके बेसिस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। तो कैबिनेट में इंडियन कैबिनेट के मेंबर होंगे, पाकिस्तान कैबिनेट के मेंबर होंगे। उन्होंने कैबिनेट के मेंबर ब्रिटिश किंग को बोला होगा कि सर आप अपॉइंट कर दीजिए गवर्नर जनरल फॉर इंडिया फॉर पाकिस्तान, तो उन्होंने कर दिया। ओके, His Majesty government in Britain has no responsibility with respect to government of India and पाकिस्तान। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं कि अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, फोर्थ पॉइंट, इट empowered the constitution assembly of the two dominant to frame and adopt the construction of their respective nation and to repeal any act of British Parliament including the Indian Independence Act। सॉरी, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या क्या है। तो ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये एम्पावर्ड करती है, ये पावर देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोनों डोमिनियन के चाहे तो ये क्या कहते हैं, ये जो भी एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, चाहे तो रिपील कर सकती है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, मतलब कि टोटली अप टू देम है, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग हो रहे हैं, तो दोनों माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग इन लोगों को अलग कर दिया जा रहा है तो अलग हो जा रहे, नहीं, इन लोग साथ में भी रह सकते हैं। ओके, इट empowered the constitution assembly both the dominant to legislate their respective territory। New constitution after influence of British August extended their dominance unless law by nature। ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। ओके, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 15 1947। ओके, अब क्या है कि कोई भी लॉ, फिफ्थ पॉइंट, कोई भी लॉ पास नहीं होगी 15 अगस्त 1947 के बाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि कोई भी लॉ पास कर सके। ओके, एंड वाज टू एक्सटेंड आइदर न्यू डोमिनेंस अनलेस इट वाज एक्सटेंडेड बाय लॉ एंड लेजिस्लेचर ऑफ डोमिनेंस। जो भी होगा ये डोमिनेंस अगर जो इंडियन डोमिनेंस के लोग करना चाहेंगे या पाकिस्तान के लोग करना चाहेंगे तभी होगा, अन्यथा ब्रिटिश
ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि 15 अगस्त 1947 के पास कोई भी मतलब कि वो ऑर्डर दे सके. ओके. Now 6 point. It abolished the office of Secretary of State for India and transferred his function to the Secretary of State for the Commonwealth. ओके. अब क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ख़त्म कर दिया जाता है और क्या करता है कि इसका एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ट्रांसफ़र हिज फंक्शन, और इसके फंक्शन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर, अच्छा अब इसके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इनके फंक्शन को कॉमनवेल्थ अफेयर्स में बोलते हैं कि जैसे कि सी इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस ख़त्म करते हैं और इसका एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ, और इसका फंक्शन ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉमनवेल्थ अफेयर में. ओके. लाइक कॉमनवेल्थ अफेयर में जो भी फंक्शन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेंगे. ओके. क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ख़त्म हो गया. It proclaimed lapse of British paramountcy over the Indian princely estates and the treaty relation with the tribal area from अगस्त 15, 1947. तो जितने भी ट्रीटी थे प्रिंसली एस्टेट के साथ ब्रिटिश का और ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, वो सब ख़त्म कर दिया जाता है. ओके. इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द Indian princely estate either to join Dominion of India and the Dominion of Pakistan to remain independent. तो कहा जा रहा है कि अब डोमिनियन स्टेट को चाहे तो पाकिस्तान, चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर ले, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, या तो रिमेन इंडिपेंडेंट रहे. ये अप टू देम है. ओके. It provided to the governor of each state dominions and the provinces by the Government of India Act. New constitution were framed and dominions were authorized to make the modification of act. Okay, let's see the point 9. Okay, till the new constitution were framed. हाँ, तो जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए तो तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग दोनों डोमिनियंस चलेंगे, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया को. हाउएवर ऑथराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन दिस एक्ट, चाहे तो ये मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. ओके. समझिए ये पॉइंट. इट प्रोवाइडेड गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनेंस एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम. जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ही जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग दोनों डोमिनियंस चलेगा. ओके. और अगर जो फिर भी नहीं चाहते हैं तो इसमें भी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं. ये कहने का मतलब है. इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क of his right to veto bill, ask reservation for certain bills, his approval. Okay. So 10th point क्या है, we will explain, just wait. It deprived the British monarch for his right of veto power, ask reservation, and was reserved for the governor general. Yes, तो ब्रिटिश मोनार्क के पास अब पावर नहीं रहा, राइट टू वीटो नहीं रहा उनके पास कि कोई भी बिल लाएँ या कोई भी बिल को रिजर्व कर दें किसी भी चीज़ों के लिए. तो ये ख़त्म हो गया सारा चीज़. ओके. अब ये बट द राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल. ओके. बिकॉज द गवर्नर जनरल वुड हैव द फुल पावर टू send any bill on the name of his majesty. Okay, got it. तो गवर्नर जनरल के पास पावर रहेगा करने के लिए. और गवर्नर जनरल कौन था, जो इंडियन काउंसिल के मिनिस्टर थे, तो उनके पास पावर है जो भी बिल को रिजर्व करने के लिए. ओके. It designated Governor General of India and Provincial Governor General heads of the state. They were made to advise respective council of matter. हाँ, तो it designated Governor General and the Provincial Governor as a constitutional heads state. They were made act of. हाँ, exactly. तो गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर थे, ओके, ये लोग मतलब कि अपने लाइक गवर्नर जनरल इंडिया के और प्रोविंशियल के लिए लाइक गवर्नर
दोनों हेड हैं। ओके, अब वो सेंट्रल गवर्नर जनरल इंडिया के हो गए और प्रोविंशियल गवर्नर अपने स्टेट को हो गए। दे वर मेड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर। ओके, तो ये लोग अपने काउंसिल ऑफ, ये लोग they made act to the advice of respective council of matters in all matters. Okay, they made to act on the advice of respective council of minister in all matter. Exactly. तो अपने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब अकाउंटेबल होंगे। ओके, that is the 11th point. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles King of India. Okay, तो it dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. तो King of England के it dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. तो Emperor of India का जो टाइटल था इंग्लैंड से फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, उसको ख़त्म कर दिया गया था। ओके, इट डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द मेंबर्स। एग्जैक्टली, तो ये क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सबको ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि ब्रिटेन सिविल सर्वेंट डिसकंटिन्यू आफ्टर 15 अगस्त। एंड क्या होता है कि ब्रिटेन के जो भी सिविल सर्वेंट थे वो 15 अगस्त के बाद नहीं रहेंगे, वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और इंडिया के सिविल सर्वेंट कंटिन्यू करेंगे। ओके, यही है रिजल्ट। क्या होता है एट द एंड, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल केम टू एंड एंड द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो दो नए नए कंट्री बन जाते हैं और लॉर्ड माउंटेन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन इंडिया। और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनता है एंड द पार्लियामेंट ऑफ द डोमिनियन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द डोमिनियन इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया होता है जो 1946 में बना था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन इंडिया का होता है। ओके, सो फाइनली वी एंडेड दिस टॉपिक द क्राउन रूल। आई नो रात के 3-3:30 बजे हैं और मुझे नींद भी आ रही है और आई नो थोड़ा सा लास्ट में मैं रीड करके थोड़ा सा बोर हो गया होगा, लेकिन नो इशू, आप मैनेज कर लेना प्लीज़। ओके, मुझे नींद भी आ रही है एंड फाइनली इट्स क्लास इज़ जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप कि मैं सही से समझा पाया और इन केस कोई पॉइंट अगर जो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड रियली ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया और थोड़ा सा ये एक्चुअली ये थोड़ा सा बोरिंग भी टॉपिक है, बट नेवरदलेस आई ट्राइड टू मेक इट लाइक थोड़ा कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। बाय द वे ये पीपीटी मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और फाइनली आज हमने पहला चैप्टर कर लिया है। अब मैं सुबह उठ करके ये क्लास को अपलोड करूँगा। ओके, सो जो भी देखें प्लीज़ कमेंट करिएगा और आप फीडबैक भी दे सकते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू, तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं कहाँ मैं सुधार करूँ। ओके, बाय द वे लिटरली मुझे बहुत नींद आ रही है, तो रात के 3:33 हो रहे हैं, 3:33। ओके, तो फाइनली आज का टॉपिक समाप्त हुआ एंड आई डिड इट आवर फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और प्लीज़ जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हुआ आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैं लाइक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। ओके, सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।